हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स को आज इस वीडियो में हम लोग पूरा रिवाइज करने वाले हैं थॉरोली। तो अगर ये टॉपिक आपका पहले से अच्छे से किया हुआ है, वन शॉट वीडियो वैसे भी चैनल में अवेलेबल है, तो उस वीडियो को आप देख चुके हैं, टॉपिक कंप्लीट है। बट रेगुलर इंटरवल पे जो हम लोग रिवाइज करते हैं थ्योरी का, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले, प्रैक्टिस करने के पहले या एग्जामिनेशन के जस्ट पहले जो रिवीजन का एक क्विक रिवीजन का वीडियो आप लोग को चाहिए होता है, वो है वो वीडियो जिसको आप अभी देख रहे हैं। तो जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और पूरे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के थ्योरी को हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रिएक्शन के स्पीड को डील करते हैं। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट वो कुछ रिएजेंट से रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो किस रेट से या किस स्पीड से रिएक्टेंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट एरो दिया होता है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो समय के साथ रिएक्टेंट का जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन बोल लो या मोल बोल लो, वो डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो इंक्रीज करता है। अब जैसे ऐसा है कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट पहले ज्यादा है, प्रोडक्ट जीरो है, तो ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन इस स्पीड से बढ़े, ऐसा हो सकता है रिएक्शन इस स्पीड से बढ़े, और ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन बहुत स्लो वाले स्पीड से चेंज कर रहा है। तो ये जो तीनों चीज आप कंपेयर करोगे, इसी को केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं कि रिएक्शन का स्पीड क्या है, रिएक्टेंट के डिक्रीज करने का स्पीड क्या है और प्रोडक्ट के बढ़ने का स्पीड क्या है। ध्यान दीजिएगा, हम स्पीड बोल रहे हैं, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ते हैं, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, चाहे वो रिएक्टेंट घट रहा हो या प्रोडक्ट बढ़ रहा हो, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली डील्स विद स्पीड ऑफ रिएक्शन, विच वी टेक्निकली कॉल रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए यहां पे डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहां पे आप देखिए क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि जो अमाउंट का हम बात बोल रहे हैं रिएक्टेंट के डिक्रीज होने का और प्रोडक्ट के इंक्रीज होने का, वो एक्चुअली अमाउंट किस टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है? कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है। नाउ यू नो व्हाट इज कंसंट्रेशन। ब्रॉडली कंसंट्रेशन इज, स्टोइकियोमेट्री 1 वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ये है मोलारिटी। कंसंट्रेशन बाय डिफॉल्ट इज व्हाट? इट इज मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो वही है कंसंट्रेशन, कि समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। इसी के रेट के स्टडी को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, तो चेंज तो करेगा ही कंसंट्रेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर यूनिट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन लिखा हुआ है A plus B गिविंग राइज टू C plus D, where capital A, B, C, D, these are like reactants and products, and small a, b, c, d are stoichiometric coefficients, जो बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सी, रिएक्टेंट है A, यहां पर रिएक्टेंट है A, तो A के कंसंट्रेशन को के चेंज करने का रेट इज dA by dt। ये तो आप लोग जान रहे हैं, dy by dx। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, मतलब कि कंसंट्रेशन बोल रहे हैं। dA by dt is rate of change of concentration of A। 1 by A किया है क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है पर यूनिट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? A। तो ये 1 by A कर दिया गया है इसको। यहां माइनस हम लगाए हैं, जिससे अभी जस्ट हम एक्सप्लेन किए थे कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो देखो, ये रिएक्टेंट तो बाबू समय के साथ डिक्रीज करेगा, बिकॉज रिएक्शन फॉरवर्ड में अगर जा रहा है, दिस रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। सो इफ इट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, तो ये dA by dt का वैल्यू तो नेगेटिव होगा, बिकॉज dA इज लाइक चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, एंड इफ A इज डिक्रीजिंग, दिस dA शुड बी नेगेटिव। तो यहां माइनस लगाने का मतलब है कि बाबू ये ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। अब देखो, dA by dt, बिकॉज A इज रिएक्टेंट, so dA by dt इज नेगेटिव, माइनस लगाए तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली B इज अगेन अनदर रिएक्टेंट, यहां पे इक्वल टू का साइन देंगे हम लोग, बिकॉज रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ A, B, C और D। तो B के टर्म्स में अगर लिख रहे हैं तो फिर से देखो, dB by dt इज अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B। नाउ B इज अगेन अ रिएक्टेंट, तो यहां पे अगर हम माइनस लगाएंगे तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और पर यूनिट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो B का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट B है, तो 1 by B लिख दिए। अब C और D प्रोडक्ट है, तो उसमें माइनस लगाने का जरूरत नहीं, बिकॉज वो तो समय के साथ बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो 1 by C dC by dt और 1 by D d by dt। ये आप लोगों को लिखने आना चाहिए किसी भी गिवन रिएक्शन का।
जैसे मान लो एक रिएक्शन ऐसा लिखा हुआ है 2a प्लस बी गिविंग राइज टू सी। इसके लिए आपको ये इक्वेशन लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, यहां पे आप क्या लिखोगे 1/2 da by dt माइनस साइन लगाएंगे बिकॉज ये रिएक्टेंट है। यहां पे b का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 है तो उसमें कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सी डी बाई dt और dc बाई dt बिकॉज c का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा उससे आप डिवाइड कर देंगे उस पूरे एक्सप्रेशन को, ठीक है। अब यहां पे देखिए दो तरह का रिएक्शन होता है, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर गया एक ही स्टेप में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो कर रहा है बट बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स भी बन रहा है ना। जैसे ऐसा है कि A गिविंग राइज टू B गिविंग राइज टू C, तो A से C में कन्वर्जन हो रहा है बट बीच में B भी बन रहा है, तो B क्या हो गया, B हो गया इंटरमीडिएट। ये हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन बस एक सिंगल स्टेप है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसमें सिंगल स्टेप नहीं है, वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है और बीच में क्या फॉर्म कर रहा है, इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है उसमें एक से ज्यादा स्टेप होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो सबसे धीरे स्टेप होता है, उसको हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट है वो उसी स्टेप पर डिपेंडेंट होता है। आप खुद सोचिए, जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन चल रहा है ए एरो बी एरो सी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, यहां ए से बी जाने का जो रेट है वो स्लो है, लेकिन बी से जो सी जाने का रेट है वो बहुत फास्ट है। तो रिएक्शन का ओवरऑल रेट किस स्टेप पर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप पे, बिकॉज ये वाला स्टेप जितना धीरे होगा बी तो उतना ही धीरे बनेगा। ये अलग बात है कि ये फास्ट है तो बी बनते के साथ कंज्यूम हो जाएगा, बट अल्टीमेटली बी के बनने का रेट अगर स्लो है तो ओवरऑल रिएक्शन तो स्लो ही रहेगा। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि अगर आप प्रैक्टिकली कोई एक चीज देखो कि कोई एक चीज का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कोई भी एक चीज बन रहा है, तो उसमें 2-3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। अब उसमें कोई एक स्टेप है जो बहुत धीरे हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट जो बनेगा वो तो धीरे ही ना बनेगा। प्रोडक्ट अगर आपको फास्ट बनाना है तो सारा स्टेप फास्ट होना चाहिए। कोई स्टेप भी अगर स्लो हो गया तो क्या होगा, वो स्टेप बहुत धीरे हो रहा है तो अल्टीमेटली उसके बाद का स्टेप फास्ट हो सकता है, बट क्योंकि ये स्टेप धीरे हो रहा है तो वो मजबूरी में उसको धीरे होना पड़ जाएगा और अल्टीमेटली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन धीरे होगा। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का डेफिनेशन है, स्लोएस्ट स्टेप इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन RDS is RDS. RDS is short form of rate determining step and rate of overall reaction depends on that step. उसी स्टेप पर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। नाउ देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड रेट लॉ, बहुत काम का है, एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछता है रेट लॉ से। रेट लॉ इज इक्वेशन यूज फॉर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखना, ध्यान देना इसमें। जैसे एक रिएक्शन है A प्लस B गिविंग राइज टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है। कैसा लिखा हुआ है यहां पे देखो, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर X। रेज टू द पावर A जरूरी नहीं है, कुछ और भी टर्म हो सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर Y। अब बोलेंगे सर ये टर्म X और Y कैसे अलग हो गया A और B से, क्योंकि जरूरी नहीं है बाबू कि ये वाला रिएक्शन एलिमेंट्री हो। हां, अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री होगा तब तो पक्का ये A और B होगा, बट इफ द रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स तो ये कुछ भी हो सकता है। X और Y का वैल्यू A और B के बराबर भी हो सकता है और उससे अलग भी हो सकता है, ठीक है। ये समझना है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन। ये आप लोग क्लास 11th में ही पढ़े होंगे व्हेन यू वर स्टडीइंग केमिकल इक्विलिब्रियम, और वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे थे कि किसी भी स्टेप का जो रेट होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर रेयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वहां पे हम लोग पढ़ते थे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्यों, बिकॉज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े थे विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री होता तो ये A और B ही आप यहां पर लिखते हैं, क्यों, बट अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तब यहां पे X और Y का जो वैल्यू है वो A और B के बराबर भी हो सकता है और उससे अलग भी हो सकता है। ये नोट डाउन कर लेना है। यहां पे प्रोपोर्शनल साइन को हटाए तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया K, विच इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट कांस्टेंट का यूनिट आप बहुत कंफर्टेबली इसमें यूनिट्स का वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या है यूनिट का, मोल्स पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। यहां पे n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसी भी रेट कांस्टेंट K का एक जनरल यूनिट है, मोल्स पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। यहां पे n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी जस्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो रेट को एक्सप्रेस कर दी K A टू द पावर X B टू द पावर Y।
यहां पे जो x है दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a एंड y इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। और x प्लस y हो गया ओवरऑल ऑर्डर, देखो यहां पे लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a इज x, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b इज y एंड ओवरऑल ऑर्डर इज x प्लस y। बोर्ड पे मोटा मोटी चीज हम लिख दिए, जैसे यहां पे हम लिख भी दिए x एंड y मे और मे नॉट बी इक्वल टू x एंड y, यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, x एंड y मे और मे नॉट बी इक्वल टू a एंड b होना चाहिए, a एंड b, ठीक है। तो a एंड b के इक्वल कब होगा, तो पक्का इक्वल हो जाएगा जब एलिमेंट्री है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है तो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस y, दोनों के पावर्स को जोड़ देंगे और वही n है, दिस x प्लस y इज एक्चुअली n, जो n हम यहां पर यूज किए हैं यूनिट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ k के लिए मोल्स पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर सेकंड, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस पे भी एग्जाम में सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये रिएक्शन को देखिए, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, यहां पे हम समझा रहे हैं वही वाला चीज कि रेट लॉ कैसे लिखेंगे। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो सीधे आप रेट लॉ लिख दिए k a टू द पावर 2 बिकॉज यहां पे 2 है एंड b टू द पावर 1, तो यहां पे 1 लिख दिए एंड ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया 3, 2 प्लस 1 3, तो वहां पे आप n के जगह, अगर यहां पे n के जगह 3 पुट कर देंगे यू विल गेट यूनिट ऑफ k फॉर दिस रिएक्शन। अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इफ दिस रिएक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो इन दैट केस यू नीड प्रॉपर मैकेनिज्म टू राइट द रेट लॉ। तो यहां देखो हम एक मैकेनिज्म लिखे, अपने मन से एक मैकेनिज्म लिख दिए, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, ठीक है। ये दोनों, इसका 2 स्टेप है, दिस स्टेप 1, दिस स्टेप 2 ऑफ दिस ओवरऑल रिएक्शन। कैसे पता चलेगा कि इसी का है, दोनों को आप ऐड करो, देखो ये आ जाएगा, दोनों को आप ऐड करोगे देखो d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a प्लस b गिविंग राइज टू c आ जाएगा, दोनों को ऐड करने पे ये रिएक्शन। सो इसका एक प्रोबेबल मैकेनिज्म ये हो सकता है जिसमें ये d जो है यही इंटरमीडिएट है बाबू, जो ओवरऑल रिएक्शन में तो नहीं दिख रहा है आपको, बट बीच में देखो बन रहा है, खर्च भी हो जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट। अब क्योंकि ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म है, तो ऑब्वियसली दोनों में कोई एक स्टेप स्लो स्टेप होगा, दैट विल बी कॉल्ड आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहां ब्रैकेट में आरडीएस पहला वाला स्टेप दिया हुआ है, मतलब कि ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है दोनों में, तो आपका जो रेट है वो सिर्फ इसी स्टेप पर डिपेंडेंट होगा। तो आप जो रेट लॉ यहां पर लिख रहे हैं, जो आप एलिमेंट्री में लगा रहे हैं, आप सिर्फ इस रिएक्शन पे लगा दो, आपको दूसरे वाले रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ इस पे लगा दो। तो इस पे लगाओ तो a का आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है, b का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है, तो इस बार क्या लिखोगे, रेट इक्वल्स टू k a टू द पावर 1 एंड b टू द पावर 1, बिकॉज a का स्टोइकियोमेट्री 1, b का 1। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि जैसे ये वाला इक्वेशन आप लिखते, यहां पे देखो एलिमेंट्री में तो a स्क्वायर b1 है, बट यहां पे a का स्क्वायर नहीं आया, a1 आया b1 आया, तो x का वैल्यू a के बराबर नहीं हुआ, बट y का वैल्यू b के बराबर हो गया। यही बोल रहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में you should know or the mechanism should be given in order to write the rate law, but in case of elementary you can straight away write the rate law। कॉम्प्लेक्स वाले केस में आप स्ट्रेट अवे रेट लॉ नहीं लिख सकते, कैसे लिखोगे, आपको तो पता ही नहीं है कि आरडीएस वाले स्टेप में a का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है कि नहीं है, जैसे इस केस में आरडीएस वाले स्टेप में a का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए, ठीक है। सो द मैकेनिज्म विल बी गिवन एंड आरडीएस वाले स्टेप में आप वही इक्वेशन को लगाएंगे, you'll get the rate law for a complex reaction, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्युलरिटी। देखते हैं क्या होता है मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में मिनिमम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितना रिक्वायर्ड होगा सो एज टू कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कम से कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना लगेगा। जैसे इसको देखो, a प्लस बी गिविंग राइज टू c, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका भी 1, तो मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस रिएक्शन इज 2, 1 फॉर a एंड 1 फॉर b, सो मॉलिक्युलरिटी इज 2 फॉर दिस रिएक्शन। अब अगर ये रिएक्शन आपको दिया है 2a प्लस 4b गिविंग राइज टू 2c, तो यहां पे आप मॉलिक्युलरिटी में ये नहीं बोल दोगे सर 2 प्लस 4 कर दो, क्यों, बिकॉज ये रिएक्शन में हम क्या लिख रहे हैं, मिनिमम कितना चाहिए। मिनिमम निकालने के लिए क्या करना होगा, ये रिएक्शन का जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको मिनिमम इंटीग्रल रेशियो वाले फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। यहां पे 2:4:2 है, तो इसको एक्सप्रेस हम लोग कैसे करेंगे, देखो मिनिमम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले रेशियो में तो 1:2:1 के फॉर्म में, मतलब 2 इसमें से कैंसिल आउट कर दिए, तो ये आ गया रिएक्शन, बिकॉज दोनों रिएक्शन सेम है। अब आप देखते हो कि आप सिंपलेस्ट इंटीग्रल कोएफिशिएंट वाले फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर दिए, अब उसके रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जोड़ दो, मॉलिक्युलरिटी देखो 3 निकल गया इसका, सिंपल सा है। यहां पर देखो 1/2 a प्लस b गिविंग राइज टू c,
इस स्टेप से आप मोलकुलरिटी नहीं निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? हाफ तो होता ही नहीं मॉलिक्यूल, आधा मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है? मिनिमम तो एक मॉलिक्यूल होगा। तो ये भी आप सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो में तो है नहीं, हाफ इज नॉट एन इंटीजर, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको फिर से आप सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो में एक्सप्रेस किए, ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई, इसे यहां पे आप ओवरऑल 2 से डिवाइड कर दिए, यहां पे क्या करोगे, ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ऐसा आ गया। अब फिर से आप देख रहे हैं, ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो मोलकुलरिटी 3 हो गया। तो किसी भी रिएक्शन का मोलिकुलरिटी निकालने के लिए क्या करना है आपको, उस रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय इंटीजर्स, और फिर रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड कर देना है। ठीक है, यहां पे एक बात मेंशन करने वाला है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं उसको, दैट फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओवरऑल मोलिकुलरिटी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हर स्टेप का अपना अपना मोलिकुलरिटी होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अभी तक क्या देख रहे थे, एक नॉर्मल सा रेट लॉ जिसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ गिवन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, रेज टू द पावर कोई भी एक वैल्यू। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम लोग क्या करते हैं, देखो यहां लिखा है वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम। हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ किस तरीके से वेरी करता है, उसका फंक्शन कैसा होता है वेरिएशन का, वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये हम लोग के सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं, ऑब्वियसली इक्वेशन वाइज तो ऐसे लिखोगे ना, रेट इक्वल्स टू के ए टू द पावर 0, ऊपर में 0 रहेगा तभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब बोलेंगे सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे हो सकता है, कोई भी की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट ही नहीं है। आई विल गिव एन एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होता है, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो किसी भी चीज के कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस का रेट लाइट के, सनलाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि उस लाइट में कितना फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इंसिडेंट हो रहा है प्लांट में, उस पर डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस, ना कि किसी से कंसंट्रेशन पे। इसलिए फोटोसिंथेसिस एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होगा, अगर कोई एक रिएक्शन है ए गिविंग राइज टू प्रोडक्ट एंड रेट इज के ए टू द पावर 0, ऑब्वियसली जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो पावर में 0 होगा, तो ये ए टू द पावर 0 तो 1 हो गया, तो क्या बचा, रेट इक्वल्स टू के, सिंपली रेट इक्वल्स टू के। अब रेट क्या होता है, माइनस डीए बाई डी टी, ऑब्वियसली बिकॉज ए इज अ रिएक्टेंट, तो थोड़ा इंटीग्रेट वगैरह करके ये वाला फॉर्म आता है। हम डेरिवेशन नहीं कर रहे बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज रिवीजन वीडियो। इफ यू वांट टू हैव दैट डेरिवेशन कि यहां से कैसे डिराइव होकर के ये पहुंचा है, यू कैन हैव दैट वन शॉट वीडियोस, पूरा डिटेल्स में जिसमें बताया हुआ है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी आफ्टर टाइम टी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इक्वल टू 0 माइनस के टी। ठीक है, ये ए क्या है कि अभी कितना कंसंट्रेशन है ए का, ए नॉट शुरू में कितना था, और के है रेट कांस्टेंट, टी टाइम ऑब्वियसली। अब देखो इसका कर्व कैसा बनेगा, कंसंट्रेशन, दो कर्व यहां पे बनाए हम, एक ये वाला देखो, रेट इक्वल्स टू के, नाउ के इज अ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, so rate is a constant term, so the rate versus concentration curve will be parallel to x axis because rate is constant for a zero order reaction। और ये वाला कर्व कैसा होगा, this is concentration is equals to initial concentration minus kt, तो y एक्सिस में अगर concentration लिखे, x एक्सिस में अगर टाइम लिखे, तो ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां पे m क्या है, माइनस k, स्लोप इज नेगेटिव माइनस k, तो इस लाइन का स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस k। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप के साथ समय के साथ घटता हुआ, ये ऐसा करके निकला है। तो ये इक्वेशन में एक टर्म आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, हाफ लाइफ बोलते हैं उसको, टी हाफ। हाफ लाइफ का मतलब कितने समय के बाद आधा रिएक्टेंट खर्च हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर गया आधा, यानी कि दिस कंसंट्रेशन ए विल बी ए नॉट बाय 2, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज ए नॉट, सो राइट नाउ इफ द कंसंट्रेशन इज ए नॉट बाय 2, तो हम लोग क्या बोलेंगे, समय कितना हो चुका है, हाफ लाइफ हो चुका है। तो यहां ए के जगह आप अगर ए नॉट बाय 2 पुट कर देते, तो फिर यहां पे टी के जगह आप क्या पुट करोगे, टी हाफ, हाफ लाइफ, और वो टी हाफ का वैल्यू निकल करके आता है ए नॉट बाय 2 के। तो इसका आप वैल्यू को याद भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ये इक्वेशन आप लोग को याद है जीरो ऑर्डर के लिए, तो आप यहां पे ए की जगह क्या पुट कर दोगे एग्जाम में, ए नॉट बाय 2, थोड़ा सॉल्व करोगे तो टी का वैल्यू ए नॉट बाय 2 के निकल कर आ जाएगा। बट हां, जो भी चीज घेरा हुआ है, आई वुड सजेस्ट कि आप उसको याद रखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल आने वाला है वो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बेस्ड होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली आप उस क्वेश्चन को कंफर्टेबली बना लेंगे।
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का बात करें तो फिर से एक रिएक्शन है A गिविंग राइज टू प्रोडक्ट। इफ दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देन द पावर फॉर कंसंट्रेशन ऑफ A इज 1, A टू द पावर 1, यहां A टू पावर 0 था, 0 ऑर्डर होने की वजह से A टू द पावर 1 है फर्स्ट ऑर्डर की वजह से, ठीक है। अब इसमें फिर से वही इंटीग्रेशन हम लोग लगाते हैं, रेट की जगह माइनस dA/dt और वो सारा डेरिवेशन जो कि वन शॉट वीडियो में है। तो यहां पे इक्वेशन आता है A इज इक्वल्स टू A0 e टू द पावर माइनस KT। जैसे यहां पे इक्वेशन आया था ना स्ट्रेट लाइन, वैसे यहां पे इक्वेशन कुछ ऐसा आता है A इक्वल्स टू A0 e टू द पावर माइनस KT। मतलब इसका कर्व कैसा बनेगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व। आपको दिख रहा है इस पॉइंट से शुरू हुआ और वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ A विल नेवर गो जीरो। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में A का वैल्यू कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता है। आफ्टर आप t बराबर इंफिनिटी पुट करोगे तभी जीरो होगा, तो t बराबर इंफिनिटी तो हाइपोथेटिकल है, ये इनफाइनाइट टाइम के बाद। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। इसमें आप देखो हम कर्व भी जो बनाए यहां से शुरू हुआ है, इस पॉइंट पे A0 है, बिकॉज एट टाइम t बराबर 0 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाज A0, बट वो एक्सपोनेंशियली घट तो रहा है, बट उसको एक्स एक्सिस से कहीं पर भी टच नहीं करा है। मतलब कितना भी समय हो जाए वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पूरा वैनिश नहीं होगा, पूरा खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होता है। फर्स्ट ऑर्डर वाला खत्म हो जा रहा है, देखो अरे इतने टाइम के बाद आधा हुआ है तो इसका डबल टाइम करोगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट फर्स्ट ऑर्डर कभी भी खत्म नहीं होगा। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे ln के फॉर्म में तो ये इक्वेशन आ जाता है ना। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल है कि आपको क्या कर दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन दे दिया, एक अभी का कंसंट्रेशन दे दिया, k का वैल्यू दे दिया और बोलेगा बताइए कितना समय बीता है। तो आप इस इक्वेशन में पुट करके कंफर्टेबली वो टाइम का वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज अदर वे अराउंड टाइम दे दिया, A0 दे दिया, A दे दिया, आपसे पूछा बताइए रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, तो भी आप यहां से आराम से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। t हाफ का वैल्यू निकालने के लिए अगेन आपको A की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, A0/2, बिकॉज t हाफ का डेफिनेशन तो वही है कितने समय के बाद रिएक्टेंट आधा हो जा रहा है। तो यहां पे A की जगह अगर आप A0/2 पुट करते हैं तो सॉल्व करने पर ये इक्वेशन आता है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द वैल्यू ऑफ t हाफ इज 0.693 डिवाइडेड बाय k। तो यहां पे 3-4 चीज याद करने का, जीरो ऑर्डर का ये इक्वेशन, कंसंट्रेशन का वेरिएशन विद टाइम, t हाफ का इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर का आइदर ऑफ दीज टू इक्वेशन, बट आई वुड प्रेफर नीचे वाला इक्वेशन, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत फ्रूटफुल है, और ये t हाफ का वैल्यू, ठीक है। क्योंकि ये वाले इक्वेशन को देखो, रेट इक्वल्स टू k इंटू a, तो अगर आप रेट और कंसंट्रेशन का कर्व को प्लॉट करोगे तो y इक्वल्स टू mx कर्व हमको दिख रहा है स्ट्रेट अवे। तो ये ओरिजिन से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप मेरे को दिख रहा है k, बिकॉज ये y इक्वल्स टू mx है तो स्लोप इज k। These are certain curves and equation regarding zero order and first order reaction, ठीक है। Now there is a term which is called activation energy, very important with respect to board examination. See, इस पूरे कर्व को बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल। y एक्सिस में एनर्जी है और x एक्सिस में है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का प्रोग्रेस। इस पॉइंट पे, पॉइंट A पे जो भी मॉलिक्यूल बैठा हुआ है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और पॉइंट B में जो भी मॉलिक्यूल पहुंच गया इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। तो A वाले मॉलिक्यूल को B तक पहुंचने के लिए इस पहाड़ को चढ़ना पड़ेगा, मतलब कि यहां पहुंचेगा तभी वो नीचे जा सकता है। वो आप ऐसा सोचो ना कि कुछ लोग यहां पे बाइसिकल लेके खड़े हैं, उसको यहां पहुंचना है, वो यहां तक अगर पहुंच गए फिर तो अपने आप वो बाइसिकल यहां पहुंच जाएगा। मेन बात है, सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है उनको यहां तक पहुंचना। दिस इज व्हाट, दिस इज एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये y एक्स में एनर्जी है, सो A इज रिएक्टेंट, सो दिस लाइन इज एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ये वाला पॉइंट जो है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। कहां तक चाहिए आपको एनर्जी, है ना। एक्टिवेशन बैरियर को, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए यहां तक पहुंचना जरूरी है, तो दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड EA। EA इज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द एक्स्ट्रा एनर्जी over and above average energy of reactant required by them to cross the energy barrier, ठीक है। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते, जो हम बोले वापस से रिवाइंड करके देख लो। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। जितना मॉलिक्यूल जो यहां बैठा हुआ है उसके पास इतना एनर्जी और एक्स्ट्रा होगा, वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, अदरवाइज और कोई मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो जितने मॉलिक्यूल्स के पास इससे ज्यादा एनर्जी होता है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उनको हम लोग कहते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स, और जिनके पास उतना एनर्जी नहीं होता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, उनको हम लोग कहते हैं नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स। यहां पे लिखा हुआ है देखो, एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर द वंस दैट क्रॉसेस द एनर्जी बैरियर एंड कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट। सो ऑल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जिनके पास
ये एक्टिवेशन एनर्जी की जितना एक्स्ट्रा एनर्जी है जो यहां तक जा सकते हैं वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। बेसिकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का ये एंट्री फी है, ठीक है। तो वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाता है। ये ए क्या है, यहां पे लिखा हुआ भी है एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। दिस बी इज दिस लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट and this EA, the difference in average energy of reactant and the threshold energy is called activation energy, ठीक है। तो यहां पे जो मॉलिक्यूल्स पहुंचेंगे वो यहां पे क्रॉस करेंगे। दो चीज है जिसपे कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कितना मॉलिक्यूल यहां तक पहुंच करके यहां पे जा पा रहा है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल यहां तक पहुंचेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, जितना कम मॉलिक्यूल यहां तक पहुंचेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो दो चीज पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है तापमान टेम्परेचर और एक होता है कैटलिस्ट। दोनों का बात करते हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एवरेज एनर्जी ही बढ़ जाता है। तो जो मॉलिक्यूल यहां तक नहीं पहुंच पा रहा था उसका एनर्जी आप बढ़ा दिए तो ऑब्वियसली अब वो कुछ मॉलिक्यूल्स कंफर्टेबली यहां तक पहुंच पा रहा है। बेसिकली आप ये सोचो ना कि आप एग्जाम में कितने बच्चे पास हो रहे हैं आउट ऑफ 100 स्ट्रेंथ। मान लीजिए अभी 50 स्टूडेंट से पास कर रहे हैं, बड़ा टफ एग्जाम है, 50 बच्चे पास कर रहे हैं और 50 बच्चे पास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको पासिंग स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। सो यू हैव टू ऑप्शंस। पहला, आप हर बच्चे के मार्क्स को 10% या 20% से इंक्रीज कर दो। तो वैसे केस में जिन बच्चों का पासिंग मार्क्स से थोड़ा बहुत ही पीछे था, ऑन इंक्रीजिंग 20% मार्क्स उनका पासिंग मार्क्स क्रॉस कर जाएगा और वो कंफर्टेबली पास कर जाएंगे। यही काम करता है तापमान टेम्परेचर। वो हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के एनर्जी को बढ़ा देता है। तो जो मॉलिक्यूल थोड़े बहुत एनर्जी के डिफरेंस की वजह से वहां नहीं पहुंच पा रहे थे वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। दूसरा काम आप कर सकते हैं एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से कि आप पासिंग मार्क्स जो है उसी को कम कर दो। तो वैसे केस में क्या हो गया, रिक्वायरमेंट आप कम कर दिए तो जो मॉलिक्यूल का थोड़ा बहुत से बच रहा था अब पासिंग मार्क्स उनके मार्क्स से कम हो गए तो वो आराम से पास कर रहे हैं, है ना। मान लो पासिंग मार्क्स 40 है और जो बच्चों का 37 38 आ रहा था वो पास नहीं कर रहे थे, आप पासिंग मार्क्स को 35 कर दिए तो अब वो बच्चे पास कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स इंक्रीज कर गया। ये काम करता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है प्रॉपरली समझो और नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। कैटलिस्ट बेसिकली टेक्स द रिएक्शन रिएक्टेंट्स थ्रू अ डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या हुआ, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है ना कि पहले ए से वो बन गया फिर ये बन गया फिर ये बन गया, अलग अलग स्टेप्स को मिला दिया जाए तो वो ओवरऑल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट्स को एक अलग मैकेनिज्म से लेके प्रोडक्ट में लेकर के जाता है और वैसे मैकेनिज्म से लेके जाता है जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होता है। मतलब क्या, पासिंग मार्क्स को ही कम कर दिए, ठीक है। ऐसा प्रोफाइल। ये ऊपर वाला जो कर्व है इट इज विदाउट कैटलिस्ट, यू कैन सी इसका एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, पहाड़ ऊंचा है। नीचे वाला है विद कैटलिस्ट जिसका एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम है, पहाड़ छोटा है। तो आप कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिक्वायरमेंट को, इस पहाड़ को छोटा कर दिए तो अब ज्यादा मॉलिक्यूल पहाड़ क्रॉस कर पाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट क्लियर होना चाहिए। टेम्परेचर की वजह से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है और कैटलिस्ट के आने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कैटलिस्ट क्या होता है, अ कैटलिस्ट इज समथिंग दैट टेक्स द रिएक्टेंट थ्रू अ डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म टू द प्रोडक्ट एंड द मैकेनिज्म इट takes has lesser activation energy than the normal mechanism, ठीक है। ये होता है कैटलिस्ट। अब ये तो हम लोग बात कर दी क्वालिटेटिव कि भाई टेम्परेचर से कैसे रेट ऑफ एक्शन बढ़ता है या कैटलिस्ट से कैसे चेंज होता है। अब हम लोग थोड़ा क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच की तरफ आते हैं कि कैटलिस्ट और टेम्परेचर का जो इंपैक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन में वो शो होता है थ्रू दिस आर्हेनियस इक्वेशन K equals to A to the power minus E by RT। K is rate constant। ये कैपिटल ए जो है इसको बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट या फिर एक दूसरा नाम भी है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये एक्सपोनेंशियल टर्म है e टू द पावर माइनस e by RT, इसके पहले लिखा हुआ है। तो आर्हेनियस कांस्टेंट को बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। EA इज एक्टिवेशन एनर्जी, R आप लोग को पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इन SI यूनिट द वैल्यू ऑफ R इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। तो ये सारा चीज यहां लिखा हुआ है, वैल्यूज भी लिख दिए हम यहां पर, दिख रहा है आप लोग को टेम्परेचर केल्विन में है। और ये जो टर्म है e टू द पावर माइनस EA by RT, दिस इज बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स। एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होता है अभी बता चुके आप लोग को, वो सारा मॉलिक्यूल जो एक्टिवेशन एनर्जी वाले बैरियर को क्रॉस कर जाता है उनको एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और ये कहलाता है फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, यानी कि नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो है e टू द पावर माइनस E by RT। तो ये वाला इक्वेशन आप याद रखेंगे। इस इक्वेशन में दोनों तरफ आप ln लगा दो, log बेस E, तो ये इक्वेशन बन जाता है। इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग देखते कैसे हैं,
तो मान लीजिए टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट है K1 और टेम्परेचर T2 पर रेट कांस्टेंट है K2। तो एक बार यहां पे T1 पुट करेंगे तो यहां K1 पुट करेंगे, एक बार यहां T2 पुट करेंगे तो यहां K2 पुट करेंगे। दोनों इक्वेशन यहां पे लिखा हुआ है, 2 - 1 कर देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद एक फॉर्म आएगा 2.303 log K2 by K1 equals to A by R T2 minus T1 divided by T1 T2। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में आता है, इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है। इसमें क्या है कि 4-5 चीज है, टेम्परेचर T1 है, T2 है, EA है, K1 है और K2 है। R तो कांस्टेंट टर्म है, इसका वैल्यू यहां लिखा हुआ है। तो इन 5 चीज में क्वेश्चन में आपको कोई 4 दिया हुआ रहेगा और आपको इसको सॉल्व करके 5वां को कैलकुलेट करना है। जनरली लॉग का वैल्यू क्वेश्चंस पे दिया रहता है, अदरवाइज आई विल मेक अ वीडियो जिसमें कि लॉग और एंटी लॉग का एक कॉमन सा तरीका बता देंगे आप लोग को वैल्यूज निकालने का विदाउट यूजिंग द लॉग टेबल। अदरवाइज ये इक्वेशन को यूज करके आप कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हैं कि टेम्परेचर के चेंज करने पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू किस तरीके से चेंज करता है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी गिवन। सो दैट्स इट। बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स का पूरा रिवीजन करा दिए हैं। आधे घंटे के आसपास का वीडियो है, तो आई होप दिस इज वर्थ इट कि हाफ एन आवर आप स्पेंड करें और आप पूरे चैप्टर को थॉरली रिवाइज कर ले, फॉर्मुलाज वगैरह का रिवीजन हो जाए, उसमें जो टर्म्स है उनको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए। और इतने कॉन्सेप्ट के रिवीजन से आप लोगों का क्वेश्चन बहुत कंफर्टेबली एग्जाम में बन जाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड कि पहले से ये टॉपिक आपका अच्छे से किए हुए होना चाहिए। स्ट्रेट अवे अगर आप रिवीजन वाला टॉपिक देखने के लिए आओगे तो बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वीडियोस को भी डिसलाइक कर दोगे। इससे बेहतर है कि पहले आप थॉरली वीडियो वन शॉट वीडियोस देख लो, चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो, रिवीजन का वीडियो उसके बाद देखो, बहुत फ्रूटफुल, बहुत वर्थ इट होगा। गुड लक।